हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बाजार यूनिट से एक अन्य प्रतियोगिता, एक अन्य चैप्टर, एक अन्य यूनिट, मोनोपोली, एकाधिकार। ये भी बीए फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है उसमें सम्मिलित की गई है वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा। और केवल मोनोपोली की विशेषताएं, एकाधिकार की विशेषताएं, एकाधिकार का अर्थ, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिलेबस में इतना ही है बीए फर्स्ट ईयर के में। जैसा कि हम जानते हैं, एकाधिकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें एकाधिकार। और मार्केट में, बाजार में, अर्थशास्त्र में हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम अध्ययन करते हैं मोनोपोली या एकाधिकार। अंग्रेजी शब्द मोनोपोली, दो शब्दों जिसमें मोनो और पोली। मोनो का अर्थ है अकेला, पोली का मतलब है विक्रेता या नियंत्रित करने वाला। अर्थात मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ होता है अकेला विक्रेता अथवा एकाधिकार। इस प्रकार के एकाधिकार में केवल एक उत्पादक होता है या वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। हम कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की उस परिस्थिति से संबंधित है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का नियंत्रण रहता है। क्योंकि बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहती है, इसलिए एकाधिकार की स्थिति में फर्म और उद्योग पर्यायवाची होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने अध्ययन किया था, फर्म अलग होती है और फर्मों के समूह को, समस्त फर्मों के एकीकृत रूप को हम उद्योग कहते हैं, जबकि एकाधिकार में फर्म और उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार एकाधिकार वाला उद्योग अनिवार्यतः एक फर्म का उद्योग होता है। एकाधिकार की यदि हम परिभाषाओं के बारे में थोड़ी सी बात करें, एकाधिकार में किसी फर्म की उत्पादित वस्तु का कोई निकट का सब्स्टिट्यूट, कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही उस वस्तु की कीमत पर अन्य वस्तुओं की कीमत परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। एकाधिकार में प्रोफेसर लर्नर ने एकाधिकार को हम कह सकते हैं इस प्रकार से परिभाषित किया है कि एकाधिकार का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। अर्थात वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, या इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव स्लोप का होता है। प्रोफेसर टॉमस ने विस्तृत अर्थ में एकाधिकार शब्द वस्तुओं अथवा सेवाओं के किसी भी प्रभावपूर्ण कीमत में नियंत्रण को व्यक्त करता है, चाहे वह मांग का हो अथवा पूर्ति का। किंतु संकुचित अर्थ में इसका आशय उत्पादकों तथा विक्रेताओं के ऐसे संघ से होता है जो कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति कीमत को नियंत्रित करते हैं। एक अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। उनके अनुसार शुद्ध एकाधिकार वह फर्म है जो कि कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न कर रही है जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तु से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एकाधिकार के अंतर्गत जो वस्तु उत्पादित होती है उसका निकट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसके निकट का स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है। एडवर्ड चैम्बरलिन ने कहा है कि एकाधिकार उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। तो इस प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत हम ये, जैसे कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि शुद्ध एकाधिकार को बाजार की स्थिति द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें एक उत्पादक का
उत्पाद का या वस्तु का एक विक्रेता होता है और जिसके लिए कोई विकल्प नहीं होते हैं। यह एकल विक्रेता अप्रभावित होता है और अन्य वस्तुओं की कीमत आउटपुट से प्रभावित नहीं होता है। ये विलास ने परिभाषित किया है। यदि फर्गुसन की हम परिभाषा देखें तो बाजार में केवल एक उत्पादक होने पर शुद्ध एकाधिकार मौजूद है, जिसमें कोई भी निकट की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसी प्रकार से मैककॉनल ने परिभाषित किया है। एकाधिकार का यदि हम थोड़ा सा और बात करें, एकाधिकार का वर्गीकरण एक व्यक्तिगत या सार्वजनिक एकाधिकार होता है, एक साधारण विवेचनात्मक एकाधिकार होता है, पूर्ण और शुद्ध या पूर्ण एकाधिकार होता है। ये एकाधिकार के वर्गीकरण है, एकाधिकार कितने प्रकार का होता है और एकाधिकार की उत्पत्ति क्यों होती है, इस बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो उत्पादक है कच्चे माल का केंद्रीकरण हो, उसके हाथ में हो। कानूनी एकाधिकार होता है, जैसे रेलवे का है। अत्यधिक पूंजी विनियोग हो, जिसमें बड़े ही फर्म विनियोग कर सकती हो। गलाघाट प्रतियोगिता हो, सार्वजनिक हितों की रक्षा हो, जैसे बिजली है, टेलीफोन है, रेल यातायात है। ये मोनोपोली के उदाहरण हैं। एकाधिकार के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे कि एकाधिकार की विशेषता क्या है। एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकार की विशेषताओं में जैसे कि एक विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार। एकाधिकार के अंतर्गत अकेला उत्पादक होता है, अकेला विक्रेता होता है और वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। उस वस्तु का अन्य कोई उत्पादक या पूर्तिकर्ता नहीं होता है। नंबर सेकंड, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एकाधिकार या एकाधिकारी फर्म द्वारा बेचे गए उत्पाद का कोई भी करीबी विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एकाधिकार अन्य वस्तुओं की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो शून्य होती है, अर्थात निकट का स्थानापन्न नहीं होता, इसके कारण उनकी मांग की तिरछी आड़ी लोच शून्य होती है। नई फर्मों के प्रवेश की कठिनाई। एकाधिकार के अंतर्गत नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, उस पर काफी प्रतिबंध होता है। कानून के द्वारा पेटेंट अधिकार अथवा अन्य किसी प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रुकावटें होती हैं। नई फर्मों के प्रवेश पर एकाधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि यदि हम आगे पढ़ेंगे, यदि एकाधिकार में एक से अधिक फर्में वस्तुएं बनाने लगी तो एकाधिकार वो नहीं होता है। इसलिए एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर बहुत कठिन प्रतिबंध होते हैं। एकाधिकार भी एक उद्योग, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में मिलकर एक उद्योग बनाती हैं, जबकि एकाधिकार के अंतर्गत फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है, अर्थात उद्योग और फर्म एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। हम फर्म के नाम पर उद्योग या उद्योग के नाम पर फर्म बोल सकते हैं, कोई भी अलग अलग उनका अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मूल्य निर्माता। एक एकाधिकार के तहत क्योंकि वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकारी का पूर्ण नियंत्रण होता है और बहुत बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं, खरीदार होते हैं, जिसके कारण एकाधिकार मूल्य निर्माता होता है, वह अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकता है। ये खास बात है कि एकाधिकार में वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों पर एकाधिकारी का अधिकार होता है, अर्थात एकाधिकारी चाहे तो वस्तु की कीमत और पूर्ति दोनों का निर्धारण कर सकता है, लेकिन किसी समय विशेष पर वह एक का निर्धारण करता है। और यह एकाधिकारी के लिए लाभदायक स्थिति है कि वह वस्तु की कीमत का निर्धारण करे और वस्तु की पूर्ति का निर्धारण बाजार में वस्तु के मांग के अनुरूप स्वतंत्र छोड़ दे। बाद में होगा पूर्ति का निर्धारण, जब एक बार वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाएगी तो एक अधिकारी को पता चल जाएगा कि उसकी वस्तु की मांग मार्केट में किस प्रकार से है। वस्तु की कीमत का निर्धारण में भी बहुत सारी चीजें हैं, कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक अधिकारी अपनी वस्तु की कीमत और पूर्ति में से एक समय में किसी एक को ही निर्धारित कर सकता है और उसके लिए लाभदायक स्थिति है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण करे। इसी प्रकार से
मांग की लोच का भी अध्ययन करना पड़ता है एकाधिकारी को कीमत निर्धारण के समय। नेक्स्ट हम बात करेंगे मांग व राजस्व की प्रकृति। एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है, अर्थात एकाधिकार के अंतर्गत उत्पाद की कीमत कम करना पड़ता है। यदि एकाधिकारी को अपना आउटपुट अधिक बेचना है, अपने वस्तु की बिक्री को बढ़ाना है, तो वस्तु की कीमत को कम करना होता है। इसीलिए एकाधिकार के अंतर्गत या मोनोपोली के अंतर्गत AR वक्र या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है, और उसी के अनुरूप MR वक्र, सीमांत आगम वक्र, AR वक्र के नीचे स्थित होता है। अर्थात दोनों का ढाल नेगेटिव होता है। अर्थात वस्तु की कीमत कम करके एकाधिकारी वस्तु की कीमत को कम करके अपने वस्तु के माल को अधिक बेच सकता है, अपने आउटपुट को अधिक निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें मूल्य भेदभाव, इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद भी बोलते हैं इसको। मूल्य विभेद का मतलब होता है कि एकाधिकारी अपने वस्तु की, एक ही वस्तु की अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे कि रेलवे है, साधारण क्लास की टिकट सस्ती होती है, रिजर्वेशन की थोड़ी महंगी होती है, AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास, इस प्रकार से सेवा के अनुसार एकाधिकारी या रेलवे अलग अलग कीमत वसूल करता है। इसी प्रकार से जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी अपने बिजली की कीमतें, घरेलू बिजली के लिए दरें अलग होती हैं, आपकी दुकानों के लिए अलग होती हैं, गांव के लिए अलग होती हैं, शहरों के लिए अलग होती हैं। इस प्रकार से मूल्य विभेद एकाधिकार की विशेषता है। एकाधिकारी अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें वसूल कर सकता है। जैसे कि ये कोर्टसाइनेंसिस ने डिफाइन किया है कि मूल्य भेदभाव मौजूद है जब एक उत्पाद की अलग अलग कीमतों पर अलग अलग खरीदारों को बेचा जाता है। अर्थात अलग अलग क्रेताओं से, अलग अलग खरीदारों से मोनोपोली अलग अलग कीमत वसूल करता है, उसे हम मूल्य विभेद या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये मूल्य विभेद के वो हैं। इसी प्रकार से यदि हम एकाधिकारी के साम्य की स्थिति की बात करें तो एकाधिकारी अपने साम्य की स्थिति के लिए दो प्रकार से साम्य स्थापित कर सकता है, कुल लागत और कुल आगम वक्र के द्वारा। ये थोड़ी क्या कह सकते हैं, पारंपरिक पद्धति है, पुरानी पद्धति है, जिसमें जहाँ पर लाभ अधिकतम होता है उस उत्पादन मात्रा का निर्धारण करता है और कीमत का निर्धारण उसी प्रकार से करता है। और नए जो पद्धति है उसके अनुसार जहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोलिस्ट का, जहाँ MC=MR होता है, तो वहाँ पर कीमत का निर्धारण हो जाता है और उसी अनुसार पूर्ति निर्धारित होती है मांग के अनुरूप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोनोपोली की विशेषताएं हैं। इसमें मार्किंग अच्छी होती है, आप ध्यान रखें। और आगे यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स में BA सेकेंड ईयर में ये पूरा चैप्टर है मोनोपोली का, उसमें हम पूरा अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है, किस प्रकार से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, एकाधिकारी शक्ति कैसी होती है। MA में भी ये है मोनोपोली, तो आप इसको पढ़िएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है। हम पुनः इसको एक बार फिर पढ़ेंगे, आप कॉलेज में आके मुझसे पूछ सकते हैं या फ़ोन पर पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।